हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन 4 चल रहा है जिसमें हम कैटरिंग एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि खान पान व्यवस्था किसे कहते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब आज हम इसके आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि इस प्रकार है। स्टूडेंट्स, आज हम भोजन प्रणालियों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है परंपरागत भोजन प्रणाली। ये जो प्रणाली है इसके अंतर्गत जहाँ पे भोजन परोसना होता है वहीं पे किचन होता है और उस किचन में भोजन बनाया जाता है और उसके बाहर बैठाने की व्यवस्था होती है जहाँ पे भोजन सर्व किया जाता है। भोजन तैयार करने के बाद भोजन को गर्म या ठंडा रखा जाता है और जितनी जल्दी संभव हो सके परोस दिया जाता है। जैसे कि आप इस स्लाइड में जो चित्र है उसमें भी देख रहे हैं कि अंदर बनाने की व्यवस्था है और बाहर कुर्सी टेबल रखे हुए हैं जहाँ पे भोजन को परोसा जाता है। भोजन पदार्थों को सीधे निकटवर्ती क्षेत्रों में जैसे कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स, छात्रावासों के भोजन कक्षों में परोसने के लिए वितरित कर दिया जाता है। जो लोग वहाँ आके खाना खा रहे हैं उन्हें तो वहीं पे भोजन दिया जाता है और इसमें ये सिस्टम भी होता है कि अगर हॉस्टल्स के रूम हैं तो वहाँ पे अंदर भी उनको भोजन भेज दिया जाता है। वैकल्पिक रूप से भोजन पदार्थों को ट्रे में सजाकर परोसा जाता है। जब भोजन तैयार हो जाता है और ऑर्डर के अनुसार उस टेबल पे ट्रे में सजा के लाया जाता है। उदाहरण के लिए अस्पतालों में मरीजों को यह प्रणाली व्यक्तिगत पसंद के लिए अधिक अनुकूल है। इसमें इंडिविजुअल चॉइस होती है कि किस व्यक्ति को क्या खाना खाना है। व्यक्ति अपनी पसंद से ऑर्डर करता है और वो ऑर्डर वहीं पे उसी किचन में तैयार किया जाता है और तैयार होने के बाद वो ट्रे में लाके परोस दिया जाता है। मौसम के अनुसार उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है। व्यंजन सूची बनाने में बहुत लचीलापन रहता है। इसके अतिरिक्त वितरण भोजन को पहुंचाने की लागत बहुत कम रहती है। ये बहुत प्रभावी प्रणाली है क्योंकि इसके अंदर एक तो मौसम के अनुकूलतम पदार्थों को बनाया जाता है और व्यंजन सूची में लचीलापन बहुत रखा जाता है कि जैसा कस्टमर की चॉइस होगी उसी के अनुसार उसको चेंज कर दिया जाता है और इसके अंदर लागत बहुत कम रहती है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड सिस्टम जो है उसे हम कहते हैं कमिश्री भोजन या रसद विभाग। सेवा प्रणाली इस पद्धति में भोजन एक केंद्र पर तैयार किया जाता है। एक सेंट्रल किचन होती है जिसके अंदर की भोजन को तैयार किया जाता है और इसमें एक शॉप की चेन होती है। जैसे एक शॉप किसी दूसरे एरिया में होगी तो दूसरी शॉप किसी दूसरे एरिया में होगी। उस शॉप के अंदर खाना नहीं बनता है बल्कि एक सेंट्रल किचन होती है। फूड वहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद उस चेन जो शॉप की चेन्स हैं उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। परंतु अंतिम निर्मित और परोसने के लिए दूरी पर स्थित कुछ क्षेत्रों में वितरित कर दिया जाता है क्योंकि भोजन उत्पादन केंद्र और परोसने वाले केंद्र अलग सुविधाओं वाले स्थानों पर होते हैं। भोजन वितरक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि भोजन विभिन्न स्थानों पर सप्लाई हो गया है। उदाहरण के लिए कॉफी डे, बरिस्ता इत्यादि दुकानों की श्रृंखलाएं हैं जहां मूल खाद्य पदार्थ जैसे आइसक्रीम, दूध, कुकीज इत्यादि एक केंद्रीय रसोई में सप्लाई किए जाते हैं। अब जो बिस्किट्स हैं वो उस शॉप पे नहीं बन रहे हैं बल्कि वो सेंट्रल किचन में बनते हैं और उसके बाद उन्हें जो शॉप होती है उसके ऊपर भेज दिया जाता है। जब कोई ग्राहक मिल्क शेक का ऑर्डर देता है तो ग्राहक की इच्छा अनुसार उसमें सुगंध, अन्य संगठकों, ऊपरी सज्जा इत्यादि मिलाकर तैयार किया जाता है। वहां पर खाली टॉपिंग का काम किया जाता है, टॉपिंग्स का काम किया जाता है, मतलब तैयार होता है। जैसे मिल्क शेक है तो आप उसके ऊपर से उसमें आइसक्रीम ऐड करनी है, उसमें चेरी डालनी है, जो भी सामान ऊपर से डालना होता है बस उसको डेकोरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस। जो व्यक्ति है उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको उसकी टॉपिंग्स की जाती है और उसके बाद उसको प्रिपेयर करके सर्व कर दिया जाता है। इसके लाभ यह है कि सभी संगठक सामग्री अधिक मात्रा में खरीद कर रख सकते हैं। हर इकाई के लिए खाद्य पदार्थ बनाने के लिए अलग उपकरण और व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। इस शॉप का इस जो सिस्टम है इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें सारी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट होती है खाद्य सामग्री की उसे एक साथ खरीद के रख लिया जाता है और जैसे कस्टमर की चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग उसको तैयार करके सर्व कर दिया जाता है। और इसमें अधिक उपकरण और
अलग उपकरणों की और व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जैसे बनाने वाले व्यक्ति अलग से नहीं चाहिए होते हैं, वो सेंट्रल किचन में ही होते हैं। वहाँ पे खाली सर्व करने वाले लोग होते हैं। सभी इकाइयों के लिए उत्पादों की गुणवत्ता की एक रूपता सुनिश्चित की जा सकती है और यह लागत प्रभावी भी है। थर्ड पॉइंट है तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली। खाद्य पदार्थों को परोसने के समय से बहुत पहले बनाकर तैयार कर लिया जाता है और जब तक वे उपयोग में नहीं आते हैं उन्हें हिमशितित रखा जाता है। ये जो फूड होता है बच्चों, ये फ्रोजन फूड होता है जो कि पहले से ही पूरा तैयार कर लिया जाता है और इसे फ्रीजर में रखा जाता है। ठंडे वातावरण में रखा जाता है जिससे कि ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है। बड़े शहरों में इस प्रकार के बहुत से खाद्य पदार्थ मिलते हैं जैसे हिमशीतित हुए पराठे, समोसे, कटलेट्स और फ्रेंच फ्राइज इत्यादि। मैफ्को और गोदरेज ऐसे उत्पाद उद्योगों के उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसे उत्पाद विकसित किए हैं और वे इनका विपणन भी कर रहे हैं। ये जो पदार्थ हैं वो मार्केट में बहुत अच्छे अवेलेबल रहते हैं। जैसे मकीन्स का आपने सुना होगा कि मकीन्स के स्माइलीज आते हैं, समोसे आते हैं, कटलेट्स आती हैं। वो पहले से बिल्कुल तैयार होता है, बस उसे फ्रीजर में से निकालना होता है और गरम गरम तेल में डाल के वो विदिन 3 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो ये रेडी टू ईट आइटम भी कहते हैं इन्हें। ये तैयार होते हैं और जैसे ही खाने की इच्छा होती है वैसे उन्हें तैयार करके सर्व कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खाद्य पदार्थों के हिमीकरण के लिए विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है और जमी हुई अवस्था में खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए पृथक फ्रीजर की आवश्यकता होती है। जहाँ पे ये सर्व किए जाते हैं वहाँ पे इन्हें फ्रीजर की आवश्यकता होती है क्योंकि ये सब तैयार माल होता है, बस इसे फ्रीजिंग कंडीशन में रखना होता है और जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है वैसे उसको तैयार करके सर्व कर दिया जाता है। खाद्य पदार्थों को संभालने की प्रक्रिया में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है जिससे उन्हें सदूषित और खराब होने से बचाया जा सके। ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो तैयार भोजन है, जो फ्रोजन फूड है, ये बहुत लंबे समय पहले ही बना के रख लिए जाते हैं तो इनके खराब होने की संभावना से बचाने के लिए इनको संभाल के रखना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ये पदार्थ खराब नहीं होने चाहिए। तो इनका जितना इनके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और जितना यूज़ करने की डेट होती है उसे देख के उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है और कस्टमर के अकॉर्डिंग उसे सर्व किया जाता है। फोर्थ इज संयोजक असेंबली सेवा प्रणाली। स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो मटेरियल होगा, फूड मटेरियल, वो बना हुआ होगा, बस उसे असेंबल करना होगा और उसको अंतिम प्रक्रिया में लाना होगा, जो कि इस प्रकार है। इसमें पूर्ण रूप से तैयार खाद्य पदार्थ भी निर्माता से खरीद लिए जाते हैं और परोसे जाने वाले स्थान पर पिघलाना, गलाना और उन्हें गर्म करने जैसी अंतिम प्रक्रिया की जाती है। जो मेन किचन होता है उसे सामान खरीद लिया जाता है, वहाँ पे बनाने वाले लोग दूसरे होते हैं और जो सामान को बेच रहे होते हैं वो दूसरे लोग होते हैं। उनके पास सारा सामान तैयार होता है, बस उन्हें गरम करना होता है या उनको बस प्लेट तैयार करनी होती है और उसके बाद उन्हें सर्व करना होता है। इन कार्यों में उन स्थान पर कम से कम पाक क्रिया करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गोलगप्पे या भेलपूरी बेचना। इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल भी है, जैसे कि टिक्की है, तो टिक्की पहले से ही किचन से तैयार की हुई होती है, बस उसे हल्का सा गर्म किया जाता है और प्लेट तैयार कर ली जाती है। ऐसे ही पाव भाजी है तो पाव सेके जाते हैं और भाजी ऑलरेडी तैयार होती है, उसे गर्म करके सर्व कर दिया जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया, वितरण प्रक्रिया परोसने से बिल्कुल अलग रखी जाती है। यानी कि जहाँ पे निर्माण हो रहा है वो जगह अलग होती है और जहाँ पे परोसा जा रहा है वो जगह अलग होती है। इसकी सीमाओं में में एक यह है कि तैयार की जाने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है। इसका ये नेगेटिव पॉइंट रहता है कि क्योंकि वहाँ पे सारा तैयार माल ही बेचा जा रहा है तो वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लिमिटेड चीज़ें होती है। प्रतिष्ठान और खाद्य सेवा पद्धति का प्रकार कुछ भी हो, कुल मिलाकर लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सप्लाई किया गया भोजन अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए, क्योंकि फूड का टेस्ट अपना एक टेस्ट होना चाहिए और उसकी अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए और बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो क्वालिटी से ही बिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाद्य सेवा प्रबंधक
और भोजन प्रबंधक में कौन कौन सी निपुणताएं होनी चाहिए। अर्थात कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए जिससे कि जो फूड मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो फर्स्ट जो कौशल है वो होना चाहिए, जो निपुणता है वो होनी चाहिए व्यंजन सूची नियोजन, यानी कि जो मेन्यू प्लानिंग की योजना बनाना है, किस तरीके से मेन्यू प्लान होना चाहिए, खाद्य चयन, कौन सा फूड है उसका सिलेक्शन करना, उसको बनाने की प्रक्रिया, उसको परोसना किस प्रकार है, और इन सब प्रक्रिया के अंदर, इस सारे प्रोसेस के अंदर कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है संगठनात्मक और प्रबंधन कौशल तथा सफल कार्मिक निर्देशन होने चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है वहाँ पर स्किल्स का ध्यान रखना चाहिए, और जिन लोगों में वो स्किल्स हैं उनके स्किल्स को और बढ़ाना, उनको समय समय पे ट्रेनिंग देना, जो भी नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उनको उसमें ऐड करना, जिससे कि जो व्यवसाय की प्रक्रिया है उसको बहुत सुचारू रूप से चलाया जा सके। सुनिश्चित कर सकें कि सफाई और स्वच्छता सर्वोत्तम है। फूड प्रबंधन के अंदर, भोजन प्रबंधन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग खा रहे हैं वो एक विश्वास के साथ खाते हैं, एक क्वालिटी के हिसाब से खाते हैं, तो हाइजीन एंड सैनिटेशन का ध्यान रखना अति आवश्यक है। लागत नियंत्रण की समुचित प्रणाली के आधार पर भोजन प्रबंधन होना चाहिए कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, उतना होना चाहिए कि कस्टमर इजीली उसको खरीद सकें और खा सकें। इकाई के भौतिक स्वरूप के लिए स्थान की बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया गया हो, मतलब जहाँ पे भोजन बनाना है और सर्व किया जाना है उस स्थान का सही तरीके से चयन किया जाना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ खोलना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ सकें। सुनिश्चित कर सकें कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित कार्रवाई और विधियाँ प्रयोग में लाई जा रही है कि जैसे लोगों ने खाना खाया वहाँ पे, तो जो अपशिष्ट प्रबंधन है वो सही तरीके से होना चाहिए, डिस्पोजल प्रोसेस है वो सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इधर उधर फेंका जाए, और प्रॉपर डस्टबिन लगे होने चाहिए जिससे कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा सके। सारी प्रक्रिया यथासंभव वातावरण हितैषी हो। सभी खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में व्यंजन सूची, खाद्य सामग्री का बिल का नियोजन महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि खाद्य सेवा इकाई संगठन की सभी गतिविधियां व्यंजन सूची पर केंद्रित होती है। जो मेन्यू प्लान किया जाता है वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, उनकी रेट्स जो है वो मार्केट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और क्वालिटी का ध्यान रख के बनाया जाना चाहिए। तो ये सारी निपुणताएं एक भोजन प्रबंधक में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन सूची नियोजन किसे कहते हैं। व्यंजन सूची यानी कि मेन्यू कार्ड की योजना किसे कहते हैं। तो संगठन की सफलता व्यंजन सूची और कितनी अच्छी तरह विभिन्न वस्तुएं तैयार की और परोसी जाती हैं के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये जो मेन्यू कार्ड होता है ना स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेशन का एक साधन है जिसमें यह पता चलता है कि कौन कौन सा फूड आइटम रखा जाना है और उसकी क्या कॉस्ट है, कितनी अच्छी तरीके से वो बनाया जाएगा, परोसा जाएगा, ये सारी योजना तैयार की जाती है जिसमें भोजन प्रबंधक और भोजन सेवा इकाई जिस प्रकार की भी है ग्राहक उपभोक्ता को सूचित करती है कि क्या खाद्य पदार्थ पेश किए जाने हैं। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें यह पता चलता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, उस फूड सर्विस यूनिट के पास कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और वो अवेलेबल क्या है और वो क्या बना के देंगे, इसकी सारी जानकारी मेन्यू कार्ड के द्वारा दी जाती है, और या हम कह सकते हैं कि उसकी योजना सारी मेन्यू कार्ड में की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है व्यंजन सूची तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी मेन्यू कार्ड प्लान किया जा रहा है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है जलवायु, भोजन और सामग्री की उपलब्धता। जो मेन्यू कार्ड होता है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट फूड तैयार किया जाता है। जैसे सर्दियों में फूड आइटम्स अलग होंगे, गर्मियों में अलग होंगे, मौसम के अनुसार होंगे, और जो फूड आइटम्स होते हैं उनके सामने उनकी कॉस्ट लिख दी जाती है, और खाने का समय जो निर्धारित करता है कि मतलब वो ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट का अलग से कॉलम बना हुआ होता है, लंच का अलग से होता है, डिनर का अलग से होता है,
और इसके अंदर कोई विशेष समारोह है, जैसे शादी का प्रोग्राम है या बर्थडे पार्टीज हैं, तो इसके लिए अलग से पूरी प्लानिंग होती है। और जब भी कोई उनसे इंफॉर्मेशन लेने आता है तो वो सबसे पहले अब वो मेन्यू कार्ड सामने रख के सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे यूनिट के अंदर हमारी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर फूड सर्विसेज के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं, इसकी कॉस्ट इतनी आएगी और कितने मेंबर्स के लिए आएगी, ये सारी योजना व्यंजन सूची के अंदर तैयार की जाती है। पोषण संबंधी विचार और उद्योगों, विद्यालयों और महाविद्यालयों इत्यादि में व्यक्तियों के खान पान की आदतें, व्यंजन सूची का प्रतिरूप और परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ का क्रम निर्धारित किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो फॉरेन कल्चर है, जो उसके अंदर सबसे पहले सूप सर्व किया जाता है, तो जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही व्यंजन सूची तैयार की जाती है और वो सारी इंफॉर्मेशन रखती है। ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें यह पता चलता है कि जो फूड भोजन सर्विसेज हैं वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और जो कस्टमर है उसे क्या खाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन व्यंजन सूची के अंदर तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन सूची के कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यंजन सूची के मुख्य रूप से दो कार्य हैं। यह ग्राहक या उपभोक्ता को सूचित करती है कि क्या उपलब्ध है और दूसरा है कि भोजन प्रबंधन स्टाफ को यह बताती है कि क्या बनाना है। अब ये जो मेन्यू कार्ड्स होते हैं ये अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे अब गर्मियां हैं तो गर्मियों में आइसक्रीम का इंफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स की होगी, डिफरेंट से ड्रिंक्स की होगी, क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा पेय पदार्थों की आवश्यकता होती है, और सर्दी में सूप की होगी। तो इस तरीके से जैसा एनवायरनमेंट होता है सबसे पहले वो पूछा जाता है, उसके बाद जो मेन सर्व करना होता है फूड आइटम उसके बारे में बताया जाता है। तो व्यंजन सूची के दो मुख्य कार्य हो गए, एक तो ये सूचित करता है कि क्या उपलब्ध है और दूसरा है कि ये जो बनाने वाला स्टाफ है जो फूड बना रहा है उनको ये बताता है कि क्या बनाना है। एक सुनियोजित व्यंजन सूची सतर्क विचारों को दर्शाती है। यह 3 दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करती है। ग्राहक को परोसे गए भोजन की मात्रा, विविधता और स्वादिष्टता के साथ साथ परोसने के तरीके से उसे अपनी अदा की गई कीमत की वसूली की जाती है। जैसे ही जो वेटर होते हैं वो आके पूछते हैं कि आपको क्या लेना है। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो हम पूछते हैं कि अच्छा इसको किस तरीके से बनाते हो, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें साथ में क्या सर्व करोगे। ये सारी इंफॉर्मेशन सुनियोजित तरीके से तैयार की जाती है जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा कुछ जो योजना है वो मेन्यू प्लानिंग में दर्शाई जाती है। कर्मचारियों को लिखित व्यंजन सूची को वास्तविक खाद्य पदार्थों में बदलना होता है। जो बनाने वाले लोग हैं, जो शेफ हैं, वो जो भी लिखा हुआ आइटम है उसको वो वास्तविक रूप में बना के तैयार कर देते हैं। प्रबंधन को जिन्हें लाभ, अधिक ख्याति और उनके प्रतिष्ठान पर दोबारा आने वाले संतुष्ट ग्राहकों के रूप में संतोष मिलता है। जैसे जहाँ का फूड हम लोगों को अच्छा लगता है, हम बार बार उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उसी यूनिट पे जाके खाना खाते हैं, तो जितनी अच्छी योजना होगी, जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी वहाँ की, उसी के हिसाब से वहाँ पे कस्टमर बढ़ते जाएंगे और उस प्रतिष्ठान का नाम एक ब्रांड के रूप में सामने आता है। और वहाँ पे जो ग्राहक होते हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता है कि हमने जो पेमेंट किया है उतना हमने और उतने अच्छे तरीके से हमने उसमें भोज्य पदार्थों को खा लिया है। लाभ कमाने वाले प्रतिष्ठानों में व्यंजन सूची एक ऐसी छवि प्रस्तुत करती है जो रेस्टोरेंट की समग्र शैली को प्रतिबिंबित करती है। जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो दीवार पे ही ऐसे पिक्चर्स लगाई हुई रहती है जहाँ पे जाते ही खाने का मन होने लग जाता है। तो वो व्यंजन सूची को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी छवि बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है और उनका जो फूड प्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो इतना प्रभावी होता है, इतना इफेक्टिव होता है कि लोग उस संस्थान पे, उस प्रतिष्ठान पे बार बार जाते हैं। आकर्षक और अच्छी डिजाइन वाले व्यंजन सूची बिक्री को बढ़ाते हैं और विज्ञापन का साधन भी बन सकती है। विभिन्न प्रकार के व्यंजन सूचियां होती हैं और यह बहुत रुचिकर और चुनौतीपूर्ण होती हैं, विशेषकर उनके लिए जिनको विभिन्न व्यंजनों में बहुत रुचि होती है। इसकी जो योजना की जाती है मेन्यू कार्ड्स की, वो बहुत प्रभावशाली तरीके से होनी चाहिए
और क्योंकि जिन लोगों को बहुत सारे व्यंजनों में रुचि होती है उनके लिए जो बनाने वाले होते हैं उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है कि लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन सूची को नियोजित करने के लाभ बताइए। व्यंजन सूची श्रम बचाने वाली, समय बचाने वाली और लागत प्रभावी होती है। जो मेन्यू कार्ड है वो एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य होता है जिसमें श्रम बचाता है। जैसे ही जाके किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो सबसे पहले मेन्यू कार्ड ला के दिया जाता है, जो कि टाइम बचाता है। उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है, कॉस्ट लिखी हुई होती है, वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सामने लिखे हुए होता है। और उस रिटर्न मटेरियल में से जो कस्टमर होता है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बता देता है कि मुझे क्या खाना है। आजकल व्यंजन सूची नियोजन तेजी से कंप्यूटरीकृत होता जा रहा है। लिखित व्यंजन सूची को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बदलना प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। और भोजन सेवा और प्रतिष्ठान का कोई भी सामान्य प्रतिष्ठान को चलाने के लिए प्रबंध कौशलों की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट स्किल्स होने बहुत जरूरी है कि किस तरीके से मेन्यू कार्ड की प्रिपरेशन की जाए और जो खाना तैयार हो रहा है वो बहुत ही हाइजीन और सैनिटेशन वाली कंडीशन में होना चाहिए। वहाँ पे सभी हाइजीन के पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। और जो व्यंजन सूची होती है उसके उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। वो खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बदलना एक प्रबंधक का उत्तरदायी होता है कि जो लिखा हुआ है वो सारा किस तरीके से तैयार करके और कितने प्रभावी तरीके से कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना है, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मेन्यू कार्ड्स के बारे में समझा, भोजन प्रणालियों के बारे में समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पे अपनी जीविका की शुरुआत कर सकते हैं। भोजन प्रबंधन विषय पढ़ने के बाद में वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। जब तक आप यहाँ तक पढ़ें, लिखें और आप इसके नोट्स बना लें। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार किया गया है, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी की बुक को समझने में। थैंक यू।